हेलो फ्रेंड्स, समर्थ जीएस अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी एनटीए नेट परीक्षा दिसंबर 2019 विषय इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बल्ख व बदख्शा पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें। 2. शाहजहां बल्ख व बदख्शा के शासक नयर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थीं। 3. शाहजहां दारा शिकोह को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठाना चाहता था। 4. शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बदख्शा की जागीर देना चाहता था। विकल्प ए केवल 1, 2, 3 सही है। केवल बी केवल 2, 3, 4 सही है। सी केवल 1 व 2 सही। डी केवल 2 व 3 सही है। तो इसका सही उत्तर है सी। अब सी में हम देखते हैं केवल पहला और दूसरा, अर्थात मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वह अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें तथा शाहजहां बल्ख व बदख्शा के शासक नयर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थीं। शाहजहां को काबुल पर बार बार होने वाले उज़्बेक हमलों तथा बलूच एवं अफ़गान कबीलों के साथ उनकी साजिश की चिंता थी। इनकी प्रमुख इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त कर सकें, जिसके लिए इन्होंने मुराद के नेतृत्व में बल्ख व बदख्शा के शासक नजर मोहम्मद को दंड देने के लिए भेजा और यहाँ पर उन्होंने अधिकार कर लिया। दोस्तों, अब हम सीधे सही उत्तर देखेंगे और उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, ताकि क्या कहते हैं हमारा समय बच सके और कोई भी गलत विकल्प पढ़कर हमें परीक्षा के समय ऐसा ना लगे कि हमने जो विकल्प गलत यहाँ चुन लिया था वही विकल्प हम वहाँ सोचने लगे कि यही विकल्प सही है, हमने पहले ये सवाल हल किया था और उसका शायद उत्तर यही था। तो इस तरीके का कई बार हम देख चुके हैं, मैंने काफ़ी अनुभव किया है कि अगर हम अभ्यास के दौरान किसी विकल्प को चुनते हैं, सही मानते हैं यानी, और सेम क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए तो हमारा मन सबसे पहले हमें वहीं ले जाता है जो हमने अभ्यास के दौरान किया हो, और जो सवाल हमने पढ़ रखा है वो इस प्रकार हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए समय व्यर्थ गवाए बिना हम क्या कहते हैं सीधे सही उत्तर पढ़ेंगे और व्याख्या पढ़ेंगे। फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था? राजाओं के द्वारा। प्राचीन काल से शासन करने वाले राजाओं द्वारा प्रजा सैनिकों व अन्य देश के राजाओं के प्रति फरमान जारी किया जाता था। इस फरमान को मानने के लिए सभी बाध्य होते थे। जो इस फरमान को मानने से इनकार करता था, राजा द्वारा उन्हें दंड का भागीदार बनाया जाता था। इस परंपरा को दिल्ली सल्तनत व मुगल वंशीय शासकों में अत्यधिक देखे गए। नेक्स्ट दोस्तों, ये कथन कारण वाला प्रश्न है। इसमें 2 कथन हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को तर्क कहेंगे, और हमें इन दोनों के भी संबंध बनाकर देखना है कि हाँ ये एक दूसरे के पूरक हैं नहीं हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा केवल अभिकथन सही है या तर्क सही है। आइए देखते हैं। अभिकथन, डॉक्टर आम्बेडकर के अलावा कोई अन्य दलित वर्गों को अपने स्वयं के विकास के लिए जागृत और एकजुट करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने उन्हें उनकी अस्मिता भाव प्रदान किया। तर्क, डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण व्यक्तित्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के मुखर विरोध के प्रति समर्पित था जिसने उन्हें और उनके लोगों के जीवन को सामाजिक बहिष्करण, भौतिक वंचना और सामाजिक आघात और अपमान की ओर धकेला था। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या करता है। क्या? आर। आइए व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक विद्वान, समाज सुधारक और एक नेता थे, जिन्होंने भारत में सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने अपने जीवन में 3 महापुरुषों को गुरु माना। वे 3 कौन कौन थे देखते हैं। महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा राव फुले। इन सभी ने दलित वर्गों को एकजुट करने का पूरा प्रयास किया, परंतु अंबेडकर जी ने इसे गति प्रदान किया व दलित लोगों को सामाजिक बहिष्करण, भौतिक वंचना और सामाजिक
आघात व अपमान से बाहर निकलकर उनके लिए नए कानून बनाए। उन्होंने 1927 में सार्वजनिक पेयजल संसाधनों तक अस्पृश्यता और जासूसी की पहुंच के खिलाफ सक्रिय आंदोलन और हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार का फैसला किया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने पर इन्हें केंद्रीय कानून मंत्री और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्हें भारत के नए संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिली। दोस्तों, आपके लिए बता दूं, जो इनका सरनेम है अंबेडकर, तो इसका सही यानी कि शुद्ध जो वर्तनी है वो आम्बेडकर है, अर्थात ये यहाँ जो छोटा आ लगा हुआ लिखा हुआ है इसकी जगह बड़ा आ और उसके ऊपर अंगी बिंदी, आम्बेडकर। आगे से आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई? उत्तर, अकबर। मनसबदारों को वेतन नकद व जागीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी। कार्यकाल के समय मनसबदारों के मरने पर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। इस प्रकार मनसबदार का पद आनुवांशिक नहीं था। मनसबदारों की जागीरें एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरित कर दी जाती थी। ऐसे जागीरों को वतन जागीर भी कहते थे। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में यह नियम बनाया गया कि किसी भी मनसबदार का सवार पद उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला, सामाजिक सुधार व बौद्धिक जागरण के लिए उनके प्रयासों का मूलभूत सिद्धांत मानवता थी। अगला, वे प्राचीन शास्त्रों के पुनर्व्याख्या की प्रभावोत्पादकता में विश्वास नहीं करते थे। सी, उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देशज शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयास किए। डी, उन्होंने मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया। आइए सही विकल्प चुनते हैं। सही विकल्प है ए, केवल ए, सी और डी। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाल में पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक माना जाता है। उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, उन्होंने विधवा विवाह कानून और नारी शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने सामाजिक सुधार व बौद्धिक जागरण के लिए मानवता के मूलभूत सिद्धांत को दिया। उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देशज शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया। उन्हें मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए गरीबों और दलितों का संरक्षक माना गया था। इसमें जो विकल्प बी गलत था, आइए हम उसे एक बार देखते हैं। विकल्प बी में लिखा हुआ था, वे प्राचीन शास्त्रों के पुनर्व्याख्या की प्रभावोत्पादकता में विश्वास नहीं करते थे, जबकि हमने व्याख्या में देखा कि उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देशज शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया। अगला, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसके रचयिता रवि कीर्ति ने अपने आप को किसके समान वर्णन किया है? व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक के बीजापुर में बादामी के निकट ऐहोल नामक स्थान स्थित है। यहाँ से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख ऐहोल अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसका रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति था। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय का भी वर्णन है। इस अभिलेख में कवि ने कालिदास और भारवी के नामों का भी उल्लेख किया है तथा पुलकेशिन द्वारा विजित लाट, मालव, गुर्जर देश के राजाओं का भी उल्लेख है। आइए विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी भास, सी भारवी और डी कालिदास। जैसा कि व्याख्या में देखा तो भारवी और कालिदास, तो इसका विकल्प सी और डी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ इतिहास दर्शन शास्त्री दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी कृतियां दी गई हैं। इसके लिए हम सीधे जो इतिहास दर्शन शास्त्री और कृतियां जो सुमेलन दे रखा है व्याख्या में, सीधे वही पढ़ेंगे। इतिहास दर्शन शास्त्री माइकल फूको।
माइकल फूको की रचना है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। एडवर्ड सईद की रचना है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। हेडन वाइट की रचना है मेटा हिस्ट्री। और मार्क ब्लॉक की रचना है हिस्टोरियंस क्राफ्ट। दोस्तों, इसमें मार्क ब्लॉक की रचना बारंबार पूछी जाती है, ध्यान देने की आवश्यकता है। पुनः बोल देता हूँ, मार्क ब्लॉक की रचना है हिस्टोरियंस क्राफ्ट। नेक्स्ट, इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना है। निम्नांकित में से किसने इतिहास की उपर्युक्त परिभाषा दी है? इसका सही उत्तर है जीपी गूच। जीपी गूच, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज पीवोडी गूच, वह एक ब्रिटिश पत्रकार, इतिहासकार और लिबरल पार्टी के राजनीतिज्ञ थे। गूच को 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के यूरोप के एक महत्वपूर्ण संशोधनकारी इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इतिहास के बारे में कहा कि इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना है। अगला, भारत में निम्नलिखित यात्रियों को काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। ए सिदी अली रईस, बी अलबरूनी, सी विलियम फिंच और डी इब्न बतूता। आइए प्रश्न की सीधी व्याख्या पर चलते हैं। अलबरूनी आए थे 1070 से 20 में महमूद गजनवी के दौरान। इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सिदी अली रईस 1556 में अकबर के समय। और विलियम फिंच 1608 में जहांगीर के समय। हमने यहाँ देखा अलबरूनी सबसे पहले आए हैं और विलियम फिंच सबसे बाद में आए हैं। तो आइए देखते हैं विकल्प। अलबरूनी बी नंबर पे दे रखा है अलबरूनी, और दिए गए विकल्पों में अलबरूनी ए और सी में पहले दे रखा है, और विलियम फिंच देखा था हमने सबसे बाद में आए थे, तो सी सबसे लास्ट में सी भी ऑप्शन में दे रखा, तो सही है उत्तर सी। एक बार फिर देख लेते हैं। अलबरूनी, फिर इब्न बतूता, फिर सिदी अल रईस और उसके बाद विलियम फिंच। दोस्तों, आपको पता ही है कि क्या कहते हैं, विस्तृत व्याख्या में काफ़ी समय लग जाता है, तो इसीलिए मैं गति को बढ़ाए हुए हूँ, और आप भी गति के साथ क्या कहते हैं चलते चलें। और आपको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा तेज़ गति से चला रहा हूँ, तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाकर और प्लेइंग स्पीड आप हल्की कर सकते हैं। नेक्स्ट, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? प्रमुख हड़प्पाई स्थल लोथल, बनावली व चन्हूदड़ों से मनके बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोथल, बनावली और चन्हूदड़ों। तो यहाँ प्रश्न में कौन कौन से शामिल हैं? बनावली और लोथल, बी और सी दोनों शामिल हैं। ठीक, आगे व्याख्या पढ़ते हैं। जबकि आमरी को ऐसा पहला स्थल माना गया है जहाँ से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हुए हैं। अर्थात आमरी ऐसा स्थल है जहाँ से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए थे। रंगपुर से मुख्यतः धान की भूसी प्राप्त हुई। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, फिरदौस मकानी बाबर के संस्मरणों को तुर्की से फारसी में अनुदित कर निम्नांकित में से किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी? इसका सही उत्तर है अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम या अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। बैरम खान की मृत्यु के पश्चात रहीम को अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया तथा मिर्जा खान की उपाधि प्रदान की। अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबर की आत्मकथा तुझी के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। इन्हें अरबी, तुर्की, फारसी, तुर्की भाषा, संस्कृत और हिंदी भाषा का भी ज्ञान था। अगला शब्द है सुमेलन से संबंधित। तो इसके लिए भी सबसे बढ़िया है कि हम सीधे सुमेलित चीज़ें ही पढ़ें। एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ अर्थ। ऐवान, ऐवान का अर्थ होता है एक स्तंभ युक्त वीथी, गैलरी। बारादरी, बारादरी का अर्थ होता है एक स्तंभ युक्त मंडप, पैविलियन। काशीकारी, इसका अर्थ होता है टाइल मोजेक। और ट्रेविएट,
इसका अर्थ होता है एक स्तंभ और लिंटल पर आधारित संरचना। फिर से देखेंगे, ऐवान एक स्तंभ युक्त वीथी, बारादरी एक स्तंभ युक्त मंडप, काशीकारी टाइल मोजेक, ट्रेबियट एक स्तंभ और लिंटर पर आधारित संरचना। उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया तथा अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनिन अर्थात खलीफा का नायब की उपाधि धारण की। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसास्प के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बचपन का नाम अली गुरसास्प था। उसके राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हुआ। उसने सिकंदर सानी यानी सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया। निम्नांकित मुगल शासकों को काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। फर्रुखसिया, जहांगीर शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। दोस्तों, ये परवर्ती मुगल शासक हैं और इनका क्रम अक्सर पूछा जाता है। तो आइए व्याख्या पढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह, जिसे मुअज्जम कहा जाता था, विजयी रहा। उसके पश्चात क्रमशः निम्न शासकों ने शासन किया। तो शासनकाल देखते हैं। बहादुर शाह का, ये बहादुर शाह प्रथम है, ना कि द्वितीय। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। जहांगीर शाह 1712 से 1713। फर्रुखसियर 1713 से 1719 और मोहम्मद शाह 1719 से 1748। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। ए, इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है। तर्क, ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप का पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना सम्मिलित है। आइए व्याख्या देखते हैं। इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग अतीत, सभ्य युग, विषय वस्तु, घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार तथा विचार प्रक्रिया है। वर्तमान में जो अभी जीवित है, इतिहास का विषय नहीं है। ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप का पता लगाना आदि को भी इतिहास में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। 17वां, एक इतिहासकार द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें हमें गलत कथन जानना है। पहला, उसे पाठ में वह प्रवर्तित नहीं करना चाहिए जो लेखक द्वारा नहीं कहा गया है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला, प्रलेख की प्रत्यक्ष जांच से प्राप्त तथ्यों को तर्कना से प्राप्त नतीजों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ये भी ठीक है। यदि तर्कना से कोई संदेह उत्पन्न होता हो तो रचनात्मक कल्पना से निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। ये गलत है। डी, इतिहासकार को अविद्यमान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। ये भी सही है। व्याख्या, एक इतिहासकार द्वारा अपनी किसी बात को रखने के लिए लेखक द्वारा जो नहीं कहा गया है उसे पाठ में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसी के साथ उस विषय की प्रामाणिकता की जांच भी कर लेनी चाहिए तथा उसके निष्कर्ष को देखते हुए उस विषय को प्रस्तुत करना चाहिए। किसी विषय को रखने के लिए उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं पर संदेह की स्थिति में उससे निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ए,
कासिम खान को उसके सैन्य अभियंता के साथ साथ भवन निर्माता के रूप में ख्याति के कारण आगरा किले की इमारत का अधीक्षक चुना गया था। बी, बाद में उसे आगरा किले का गवर्नर बनाया गया था। सी, फादर मोन्सरेट टिप्पणी करते हैं कि उसे सफर मैना सैपर की साधारण स्थिति से उच्च प्रतिष्ठा तक उठाया गया था। डी, 1583 में अकबर ने शाही इमारत की देखभाल के लिए संयुक्त रूप से 8 लोगों को नियुक्त किया गया था, जिनमें से एक कासिम खान था। ये डी गलत है, तो जब डी गलत है तो ए बी सी सही है। क्या कासिम खान सब्जवर वर्तमान अफगानिस्तान में मीर मुराद जुवैनी के पुत्र के रूप में विख्यात हुए। मुराद ने अकबर के पुत्र शाहजहां को तीरंदाजी सिखाई। इस्लाम खान चिश्ती के शासनकाल में कासिम खान ने पहली बार बंगाल में खजांची अर्थात कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने उसे आगरा का सूबेदार नियुक्त किया। इसके पूर्व ही सैन्य अभियंता के साथ साथ भवन निर्माता के रूप में ख्याति के कारण आगरा किले की इमारत का अधीक्षक भी चुना गया था। 1628 में शाहजहां ने उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। 1583 में अकबर द्वारा बनाए गए शाही इमारत की देखभाल के लिए नियुक्त 8 व्यक्तियों में यह शामिल नहीं था। दोस्तों, आप बिल्कुल हूबहू शब्द बाई शब्द पर मत ना जाएं। मैं क्या कहते हैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सुधार करके बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस पाषाणकालीन स्थल पर एस्यूलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? आइए उत्तर देखते हैं। पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है: चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, हैंडएक्स संस्कृति। हैंडएक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरई एवं अतिरप्पकम से प्राप्त किए गए। यह साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए। इस संस्कृति के उपकरण क्लीवर एवं स्क्रैपर हैं। अतिरप्पकम से ही एस्यूलियन औजारों के साथ पशुपाद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला हुआ है। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए, अतिरप्पकम। अगला प्रश्न कथन कारण वाला। कथन: राजशेखर ने बाल रामायण शीर्षक एक नाटक लिखा था। कारण: वह प्रतिहार राजा रामभद्र के शिक्षक थे। तो इसमें आर जो है वो गलत है और ए सही है। आइए देखते हैं। राजशेखर गुर्जर वंशीय नरेश महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके पुत्र महिपाल प्रथम के गुरु मंत्री थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यासाल वंचिका, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हरविलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की। बाल रामायण नामक ग्रंथ में 10 अंक हैं, जिनमें सीता स्वयंवर से लेकर अयोध्या लौटने तक की राम कथा का नाटकीय वर्णन प्रस्तुत किया गया है। 1913 में किसने निम्नांकित टिप्पणी की थी? आइए देखते हैं कथन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता था। ... यदि किसी भारतीय ने ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया होता तो भारत के अधिकारियों ने आंदोलन को अस्तित्व में ही नहीं आने दिया होता। उन दिनों राजनीतिक आंदोलन, साथियों ये जो राजनीतिक इस तरीके से लिखा होता है या शुद्ध होता है, जो शुद्ध होता है वो राजनीतिक होता है। तो राजनीतिक आंदोलन को लेकर इतना अविश्वास था कि यदि कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज नहीं हुए होते तो प्राधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढ लिया होता। इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। फिर से देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में कहा था
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका मानना था कि उन दिनों राजनीतिक आंदोलन को लेकर इतना अविश्वास था कि यदि कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज नहीं होते तो प्राधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढ लिया होता। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर एओ ह्यूम। नेक्स्ट, सिकंदर से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ये प्रश्न रिपीट होता रहता है, ध्यान दीजिएगा। ए, सिकंदर का भारत से वापस जाना। बी, पर्सिपोलिस का दहन। सी, सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय। डी, सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपेरी देशस में विभाजन। अब एक बात तो ये देख लीजिए, इसमें सिकंदर के साम्राज्य का विभाजन की बात दे रखी है, तो ये तो बाद में होना चाहिए, यानी कि डी किन किन में बाद में है, ए में और डी में, तो बी और सी हट जाएंगे। अब देखते हैं, पर्सिपोलिस ईरान के हकमनी साम्राज्य का एक श्रेष्ठ शहर व राजधानी था। डेरियस प्रथम, इसका काल था 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व के काल में यह महान शहर था। सिकंदर ने इसी शहर को जलाने के साथ पूर्वी दिशा में विजय अभियान प्रारंभ किया। अंततः ईसा पूर्व 327 में सिकंदर ने हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अपने सेनानायकों व विपरीत परिस्थितियों में सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में भारत से वापस जाने की योजना बनाई। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात ईसा पूर्व 323 में बेबीलोनिया की त्रिपेरी देशस में उसके साम्राज्य के विभाजन हेतु समझौता हुआ, जो आगे कई चरणों में पूरा हुआ। तो देखते हैं कालक्रम क्या रहा। सबसे पहले पर्सिपोलिस का दहन हुआ, फिर सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय प्राप्त की गई। उसके पश्चात सिकंदर का भारत से वापस जाना हुआ और लास्ट में सिकंदर के साम्राज्य का विभाजन हुआ। नेक्स्ट, आरंभिक 13वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नांकित में से किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद गौरी के सेनापतियों में बख्तियार खिलजी, जिसे गाजी इख्तियार भी कहा जाता था, ने पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार तक अपने अभियान को चलाया। उस समय बिहार बंगाल क्षेत्र पर सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश के शासकों ने उसका विरोध किया। बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में बिहार को जीता था तथा वहां स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था, तथा लक्ष्मण सेन को पराजित कर बंगाल व बिहार क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया। अगला, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? तो इसका सही उत्तर है 18। भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र में 15 कर्मभूमि वर्जित हैं, 5 भारत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह। क्या क्या है? 5 भारत हैं, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह। ये 15 कर्मभूमि वर्जित मानी गई। कर्मभूमि में जन्म के साथ ही कुलकर व्यवस्था प्रारंभ हुई है, जिन्होंने समाज को मूलभूत अनुशासन के नियम सिखाए। भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के 18 गणराज्य, जो पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, इन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। तो कुल कितने गणराज्य थे? 18 गणराज्य थे, जिन्होंने अजातशत्रु का विरोध किया। 25वां प्रश्न, भारत के बारे में मेगास्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं। उनके कुछ संस्मरण निम्नलिखित में से किसके वृत्तांतों में संरक्षित किए गए हैं? विकल्प, एरियन, डियोडोरस, हेलियोडोरस और हेरोडोटस। दोस्तों हेरोडोटस तो पुरानी है इसमें, ठीक है, और फिर एरियन और डियोडोरस, यही इसका सही उत्तर है।
प्राचीन यूनानी इतिहासकार डियोडोरस और एरियन के मगध साम्राज्य के बारे में दिए गए विवरण मेगास्थनीज के पूर्व के माने गए। डियोडोरस के अनुसार मगध के राजधानी नगर पालीब्रोथा, जिसे पाटलिपुत्र कहते हैं, की स्थापना हेराकल्स ने की थी, जबकि अलेक्जेंडर कनिंगम ने पाटलिपुत्र नगर का निर्माण कार्य अजातशत्रु के राज्यकाल में आरंभ हुआ माना। स्ट्रैबो, एरियन, डियोडोरस, प्लिनी, प्लूटार्क, फिर से देख लेंगे। स्ट्रैबो, एरियन, डियोडोरस, प्लिनी, प्लूटार्क आदि यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में वर्णन किया था। आगे चलकर सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज ने मौर्य काल का विस्तृत वर्णन किया हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न जो प्रश्न संख्या 26 से आगे के 25 प्रश्न हम बाद में अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।